नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ लाइफ सीरीज़ के इस चौथे वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अखिलानंद सिंह। इस वीडियो में हम जीन म्यूटेशंस और क्रोमोसोमल एबरेशंस के विषय में बातें करेंगे। बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ लाइफ सीरीज़ यूपीएससी एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल पेपर 1 के यूनिट 1.7 को समर्पित है। इस सीरीज़ में हम बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी को समझने के लिए आवश्यक बेसिक बायोलॉजी के सभी बिंदुओं की चर्चा करते हैं। सीरीज़ के पहले वीडियो में हमने सेल्स और सेल्स ऑर्गेनेल्स के विषय में जाना था। दूसरा वीडियो प्रोटीन सिंथेसिस के विषय में था। तीसरे वीडियो में हमने डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन को समझा था। यह चौथा वीडियो जीन म्यूटेशन के बारे में है। इस वीडियो में हमारे लगभग सभी एग्जाम्पल्स ह्यूमन से संबंधित होंगे, क्योंकि हम इन टॉपिक्स को एंथ्रोपोलॉजी के एंगल से देख रहे हैं। म्यूटेशन का अर्थ होता है चेंज या परिवर्तन। हमारे शरीर के जेनेटिक मटेरियल में होने वाले चेंज को म्यूटेशन कहते हैं। मनुष्यों के डीएनए में साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन और थाइमिन की श्रृंखला होती है। आरएनए में साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन के साथ चौथा नाइट्रोजनस बेस यूरेसिल होता है। डीएनए और आरएनए के इन बेसेस में होने वाले परिवर्तनों को ही म्यूटेशन कहते हैं, जिनके कभी कभी बड़े दूरगामी प्रभाव होते हैं। म्यूटेशन हमेशा होते रहते हैं। हम सबके शरीर में दर्जनों और कभी कभी सैकड़ों म्यूटेशंस पाए जाते हैं। म्यूटेशंस का ह्यूमन इवोल्यूशन में बड़ा महत्व है। जेनेटिक म्यूटेशन के कारण ही हर मनुष्य दूसरे मनुष्य से अलग दिखता है। म्यूटेशंस कैन बी न्यूट्रल, हार्मफुल और बेनिफिशियल। न्यूट्रल म्यूटेशंस, अधिकांश म्यूटेशंस का हम पर कोई सकारात्मक या नकारात्मक असर नहीं पड़ता। उनसे प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया भी बाधित नहीं होती। ये म्यूटेशंस हमारे सेल्स में निर्मित रिपेयर मैकेनिज्म के द्वारा स्वतः सुधार दिए जाते हैं। इस प्रकार के सभी म्यूटेशंस को न्यूट्रल म्यूटेशंस कहते हैं। हार्मफुल म्यूटेशंस, कुछ म्यूटेशंस प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया में बाधा उत्पन्न करते हैं या उसे पूरी तरह से बंद कर देते हैं। ऐसे कुछ म्यूटेशंस पीढ़ियों तक भी चल सकते हैं। ये कैंसर्स को भी जन्म दे सकते हैं। इन्हें हार्मफुल म्यूटेशंस कहते हैं। बेनिफिशियल म्यूटेशंस, कुछ म्यूटेशन हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। उनसे हमारी मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत हो सकती हैं, हमारी दृष्टि और तेज हो सकती है और उनसे हम में अधिक दर्द सहने की क्षमता विकसित हो सकती है। मेढकों में ऐसे म्यूटेशन उनका रंग बदलकर उन्हें वातावरण में छिप जाने में मदद पहुंचा सकते हैं। इस प्रकार के म्यूटेशंस को बेनिफिशियल म्यूटेशंस कहते हैं। कॉजेज ऑफ म्यूटेशंस, इनहेरिटेड म्यूटेशंस। जर्म सेल्स में होने वाले म्यूटेशंस पीढ़ी दर पीढ़ी कायम रहते हैं। जर्म सेल्स में आते हैं पुरुषों में पाए जाने वाले स्पॉन सेल्स और स्त्रियों में पाए जाने वाले एग सेल्स। ये म्यूटेशंस इनहेरिटेड म्यूटेशंस कहे जाते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, वातावरण में व्याप्त कुछ म्यूटेजेंस मनुष्यों में म्यूटेशंस उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे म्यूटेजेंस में शामिल हैं यूवी रेडिएशंस जो सूरज से आते हैं। एक्सरेज भी म्यूटेशन उत्पन्न कर सकते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थों जैसे यूरेनियम और पोटाशियम 40 के आइसोटोप से भी म्यूटेशंस हो सकते हैं। वायरसेस भी म्यूटेशन का कारण बन सकते हैं। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस, कुछ म्यूटेशंस ऐसे होते हैं जिन्हें इनहेरिटेंस या एनवायरमेंटल म्यूटेजेंस की आवश्यकता नहीं होती। वे स्वतः घटित होते हैं जब सेल डिवीजन के पहले इंटरफेज की अवस्था में डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया हो रही होती है। इन स्वतः घटित म्यूटेशंस को स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस कहते हैं। जीन म्यूटेशंस एंड क्रोमोसोमल एबरेशंस, इस वीडियो में हम तरह तरह के जीन म्यूटेशंस की बात करेंगे। क्योंकि जीन्स क्रोमोसोम्स के ही सेगमेंट्स में स्थित होते हैं, साइंटिस्ट कई बार क्रोमोसोम्स के स्तर पर होने वाले बड़े जीन म्यूटेशंस के लिए क्रोमोसोमल एबरेशन शब्द का प्रयोग करते हैं। क्रोमोसोमल एबरेशन उस प्रकार के जीन म्यूटेशंस को कहते हैं जिनमें क्रोमोसोम्स की संख्या में परिवर्तन हो जाता है या क्रोमोसोम्स के प्रारूप या स्ट्रक्चर में परिवर्तन हो जाता है। जब म्यूटेशन केवल थोड़े से नाइट्रोजनस बेसेस के चेंज तक ही सीमित हो तो उस प्रकार के म्यूटेशन को जीन म्यूटेशन कहते हैं। अलील्स, अलील शब्द ग्रीक भाषा के शब्द आलोस से बना है, जिसका अर्थ होता है अन्य, दूसरा या वैकल्पिक। बायोलॉजी में अलील का अर्थ जीन का ही एक अन्य रूप होता है जब एक ही जीन एक से अधिक रूपों में मौजूद होता है। क्योंकि सभी जीन्स किसी क्रोमोसोम के किसी खास सेगमेंट में ही स्थित होते हैं, जब उनके रूपों में अंतर पाया जाता है तो उन्हें अलील कहते हैं। एक जीन के सभी अलील्स एक ही ट्रेट को निर्धारित करते हैं। कई बार हमें माता और पिता से प्राप्त एक ट्रेट को निर्धारित करने वाले जीन्स में थोड़ा अंतर होता है। इन जीन्स को भी अलील्स कहते हैं। डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील्स, अलील्स एक जीन के वैकल्पिक रूप तो होते ही हैं, उन अलील्स में अक्सर डोमिनेंट और रिसेसिव का संबंध होता है। जो अलील प्रभावी भूमिका निभाता है उसे डोमिनेंट अलील, और जो अलील अप्रभावी या सुषुप्त होता है उसे रिसेसिव अलील कहते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। एक विकसित हो रहे बच्चे की आंखों का रंग माता और पिता से प्राप्त उस जीन पर निर्भर करता है जो आंखों का रंग निर्धारित करती है।
हो सकता है कि माता से उसे ब्राउन आइज़ के अलील्स और पिता से ब्लू आइज़ के अलील्स प्राप्त हों। ऐसे में यदि माता के अलील्स डोमिनेंट हों तो बच्चे की आंखें ब्राउन होंगी। यदि माता के अलील्स रेसेसिव और पिता के डोमिनेंट हों तो उसकी आंखें ब्लू होंगी। दोनों अलील्स के रेसेसिव होने की स्थिति में वंशक्रम में किसी पूर्वज की आंखों के अलील्स के डोमिनेंट हो जाने पर उस बच्चे की आंखों का रंग कुछ और हो सकता है। टाइप्स ऑफ म्यूटेशन बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ सेल्स इन्वॉल्व्ड। आइए हम वापस जीन म्यूटेशन के टॉपिक पर लौटें। म्यूटेट होने वाले सेल्स के आधार पर जीन म्यूटेशन दो प्रकार के होते हैं, जर्म लाइन म्यूटेशंस एंड सोमैटिक म्यूटेशंस। जर्म लाइन म्यूटेशन सेक्स सेल्स में होते हैं। सेक्स सेल्स या जर्म सेल्स के म्यूटेशंस अगली पीढ़ी तक पहुंचते हैं। चाहे जर्म लाइन म्यूटेशन माता के एग सेल में हो या पिता के स्पर्म सेल में हो, ये म्यूटेशंस बच्चे में अवश्य पहुंचते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं स्पर्म सेल के म्यूटेशन को जिसमें एग सेल में कोई म्यूटेशन नहीं हुआ है। इस म्यूटेशन का प्रभाव अगली पीढ़ी के हर पुरुष में होगा। जर्म सेल्स के अलावा हमारे शरीर में जितने भी सेल्स होते हैं उन्हें सोमैटिक सेल्स कहते हैं। सोमैटिक सेल्स में होने वाले म्यूटेशंस उस व्यक्ति तक ही सीमित रहते हैं और वे अगली पीढ़ी तक कोई प्रभाव नहीं छोड़ते। टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस बेस्ड ऑन स्केल। स्केल या विस्तार के आधार पर म्यूटेशंस दो प्रकार के होते हैं, जीन म्यूटेशंस एंड क्रोमोसोमल म्यूटेशंस। जीन म्यूटेशंस को स्मॉल स्केल म्यूटेशंस या पॉइंट म्यूटेशंस कहते हैं, जिनमें किसी जीन से संबंधित कुछ नाइट्रोजनस बेसेस में ही परिवर्तन आता है। ये म्यूटेशंस क्रोमोसोम के उसी भाग तक सीमित रहते हैं जहां पर संबंधित जीन के इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं। जीन म्यूटेशन अपने आप में कई प्रकार के होते हैं। एडिशन या इंसर्शन वाले म्यूटेशंस या डिलीशन वाले जीन म्यूटेशंस में खतरनाक असर डालने की संभावना होती है। सब्स्टिट्यूशन टाइप के जीन म्यूटेशंस सामान्यतया कम खतरनाक होते हैं। क्रोमोसोमल म्यूटेशंस लार्ज स्केल म्यूटेशंस होते हैं क्योंकि यह क्रोमोसोम के एक बड़े हिस्से या कभी कभी पूरे क्रोमोसोम पर लागू होते हैं। क्रोमोसोमल म्यूटेशंस को क्रोमोसोमल एबरेशंस भी कहा जाता है। क्रोमोसोमल म्यूटेशंस के दो सब टाइप्स होते हैं, स्ट्रक्चरल म्यूटेशंस और न्यूमेरिकल म्यूटेशंस। स्ट्रक्चरल म्यूटेशंस संबंधित क्रोमोसोम के प्रारूप या स्ट्रक्चर के बदल जाने से उत्पन्न होते हैं। स्ट्रक्चरल म्यूटेशंस के अंदर डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, डिलीशन और ट्रांसलोकेशन वाले म्यूटेशंस आते हैं। न्यूमेरिकल म्यूटेशंस वो क्रोमोसोमल म्यूटेशंस होते हैं जिनमें क्रोमोसोम्स की संख्या में परिवर्तन आ जाता है। इस वीडियो के आगे के भाग में हम सभी प्रकार के म्यूटेशंस को थोड़े और विस्तार से जानेंगे। जीन म्यूटेशन, इंसर्शन और एडिशन। एडिशन या इंसर्शन म्यूटेशन में हमारे क्रोमोसोम के एक हिस्से में जहां जीन के इंस्ट्रक्शंस रहते हैं सिर्फ एक नया बेस जुड़ जाता है। आइए समझें कि कैसे यह छोटा सा चेंज हमारे शरीर पर एक घातक प्रभाव डालने की क्षमता रखता है। प्रोटीन सिंथेसिस वाले वीडियो में हमने देखा था कि हमारे सेल्स कैसे डीएनए में अंकित इंस्ट्रक्शंस के आधार पर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। डीएनए में अंकित इंस्ट्रक्शंस के आधार पर एमआरएनए का एक छोटा सा मॉलिक्यूल बनता है जो न्यूक्लियस से बाहर निकलकर राइबोसोम से मिल जाता है और वहाँ एमआरएनए में अंकित कोडोन्स के सहारे एमिनो एसिड्स की एक पेप्टाइड चेन का निर्माण होता है। इस पेप्टाइड चेन से ही प्रोटीन बनता है। स्क्रीन पर एक नॉर्मल डीएनए सीक्वेंस दिखाया गया है जिनमें नाइट्रोजनस बेसेस AAA, ATG, CTT और CTC किसी खास प्रोटीन को बनाने के इंस्ट्रक्शंस के तौर पे दिखाए गए हैं। याद करें कि यहाँ नाइट्रोजनस बेस A का मतलब एडिनिन, C का मतलब साइटोसिन, G का मतलब गुआनिन और T का मतलब थाइमीन है। इन बेसेस के आधार पर ही ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में कॉम्प्लीमेंट्री अंदाज में A के बदले mRNA के बेस U या यूरेसिल, T के बदले में A, G के बदले में C और C के बदले में G बेसेस को मिलाकर mRNA का मॉलिक्यूल तैयार होता है। नॉर्मल स्थिति में मैसेंजर आरएनए या mRNA के बेसेस UUU, UAC, GAA और GAG बनते हैं। यह mRNA मॉलिक्यूल जब न्यूक्लियस से निकलकर ट्रांसलेशन की क्रिया के लिए राइबोसोम तक पहुंचता है तब mRNA के इन्हीं बेसेस को 3-3 के यूनिट्स या ट्रिपलेट्स में पढ़कर राइबोसोम हर ट्रिपलेट के बदले एक एमिनो एसिड का मॉलिक्यूल जुटाता है। mRNA के इन ट्रिपलेट बेसेस को कोडॉन्स भी कहते हैं। किस कोडॉन ट्रिपलेट से कौन सा एमिनो एसिड बनता है यह समझने के लिए स्क्रीन के दाहिने हिस्से में एक व्हील की आकृति दी गई है। कोडॉन व्हील को केंद्र से बाहर की ओर पढ़ते हैं। mRNA के कोडॉन UUU से एमिनो एसिड PHE जिसका फुल फॉर्म फिनाइल अलानीन होता है चुना जाता है। इसी प्रकार mRNA के दूसरे कोडॉन UAC से एमिनो एसिड TYR जिसका फुल फॉर्म थायरोसिन है चुना जाता है। mRNA के तीसरे कोडॉन GAA के बदले एमिनो एसिड GLU जिसका फुल फॉर्म ग्लूटामीन है चुना जाता है। अंत में चौथे कोडॉन GAG के बदले भी कोडॉन व्हील के अनुसार एमिनो एसिड ग्लूटामीन को ही चुना जाता है। इन 4 एमिनो एसिड्स फिनाइल अलानीन, थायरोसिन,
ग्लूटामीन और ग्लूटामीन से मिलकर एक पेप्टाइड चेन तैयार होती है जो अंततः हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक एक प्रोटीन का निर्माण करती है। यह प्रोटीन निर्माण की सामान्य प्रक्रिया है। एडिशन या इंसर्शन म्यूटेशन में किन्हीं कारणों से डीएनए के दर्शाए गए जीन सीक्वेंस में 6 बेसेस AAA और ATG के बाद एक नया बेस C जुड़ जाता है। इस एक्स्ट्रा बेस के जुड़ जाने से अब म्यूटेटेड डीएनए में प्रोटीन निर्माण का जेनेटिक कोड बदलकर AAA, ATG, CCT और TCT हो जाएगा। डीएनए के इन बदले बेस सीक्वेंसेस के कारण mRNA के कोडॉन्स भी बदलेंगे और ये हो जाएंगे UUU, UAC, GGA और AGA। गौर कीजिए कि mRNA के प्रथम 2 ट्रिपलेट्स म्यूटेशन के पहले भी यही थे, परंतु बाद के दोनों ट्रिपलेट्स GAA और GAG से बदलकर अब क्रमशः GGA और AGA बन गए हैं। ट्रांसलेशन की प्रक्रिया भी इससे प्रभावित होगी। mRNA के पहले 2 ट्रिपलेट्स में कोई परिवर्तन न होने के कारण अब भी वे एमिनो एसिड्स फिनाइल अलानीन और थायरोसिन को पेप्टाइड चेन के लिए आकृष्ट करेंगे, परंतु बदले हुए ट्रिपलेट्स GGA और AGA एमिनो एसिड्स ग्लाइसिन और अर्जिनिन को पेप्टाइड चेन से जोड़ेंगे। परिणामतः पेप्टाइड चेन में से 4 में से 2 एमिनो एसिड्स सही और 2 गलत होंगे और इस चेन की प्रोसेसिंग से निर्मित प्रोटीन भी वह नहीं होगा जिसकी शरीर को आवश्यकता थी। यह म्यूटेशन जिस सेल में होगा वह सेल आगे चलकर सेल डिवीजन की क्रिया के द्वारा ढेर सारे डॉटर सेल्स बनाएगा। वे सभी डॉटर सेल्स एक आवश्यक प्रोटीन को विकृत रूप में बनाएंगे जो शरीर के लिए घातक हो सकता है। जीन म्यूटेशन डिलीशन। डिलीशन म्यूटेशन में डीएनए के जीन सीक्वेंस से एक नाइट्रोजनस बेस डिलीट हो जाता है। आइए समझें कि इस छोटे से म्यूटेशन के कारण कैसे प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया बुरी तरह से बाधित हो जाती है। इस स्लाइड में भी एक नॉर्मल डीएनए सीक्वेंस दिखाया गया है जिसके बेसेस हैं AAA, ATG, CTT और CTC। डिलीशन म्यूटेशन के कारण इस सीक्वेंस का चौथा बेस A गायब हो जाता है। अब डीएनए सीक्वेंस बदलकर AAA, TGC, TTC और TCC हो जाता है। इस म्यूटेटेड डीएनए सीक्वेंस के आधार पर mRNA के नाइट्रोजनस बेसेस बनते हैं UUU, ACG, AAG और AGG। इस बदले हुए mRNA के राइबोसोम में पहुंचने पर अब इन्हीं कोडोन बेसेस के आधार पर एमिनो एसिड्स की पेप्टाइड चेन बनाई जाएगी। इस चेन में पहला एमिनो एसिड तो कोडॉन UUU के कारण फिनाइल अलानीन होगा, पर आगे के तीनों एमिनो एसिड्स बदले हुए कोडॉन ट्रिपलेट्स के आधार पर बदल जाएंगे। परिणामतः इस बदली हुई पेप्टाइड चेन से तैयार प्रोटीन भी गलत होगा। जीन म्यूटेशन सब्स्टिट्यूशन। इस म्यूटेशन में डीएनए सीक्वेंस का एक या एक से अधिक नाइट्रोजनस बेस बदल जाता है। बदला हुआ बेस जिस mRNA कोडॉन ट्रिपलेट को प्रभावित करता है, सिर्फ वही ट्रिपलेट पेप्टाइड चेन में एक गलत एमिनो एसिड लाता है और इस चेन के बाकी के एमिनो एसिड्स अपरिवर्तित रहते हैं। हमने इस एग्जाम्पल में एक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग जीन में सरलता के लिए सिर्फ 12 नाइट्रोजनस बेसेस दिखाए हैं। वास्तविकता में हर जीन में ढेर सारे बेसेस होते हैं। इंसर्शन या डिलीशन म्यूटेशन में जिस बेस पोजीशन पर इंसर्शन या डिलीशन का म्यूटेशन घटित होता है, उस बेस पोजीशन के आगे के सारे ट्रिपलेट्स बदल जाते हैं और वे सभी परिवर्तित ट्रिपलेट्स पेप्टाइड चेन में गलत एमिनो एसिड्स को जोड़ते हैं। इस वजह से इंसर्शन और डिलीशन म्यूटेशंस फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशंस कहे जाते हैं और वे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन में सिर्फ वही ट्रिपलेट बदलता है जिसके बेसेस में म्यूटेशन होता है और उससे पहले के और उसके बाद के सभी ट्रिपलेट्स अप्रभावित रहते हैं। इसके कारण पेप्टाइड चेन में केवल कुछ एमिनो एसिड्स गलत चुने जाते हैं और इससे बने प्रोटीन में अपेक्षाकृत कम विकृति आती है। आइए अब क्रोमोसोमल म्यूटेशंस को समझें। पहला म्यूटेशन है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन क्रोमोसोमल म्यूटेशन में किसी जीन की कई प्रतियां बन जाती हैं। इसके कारण क्रोमोसोम्स की कुल संख्या में परिवर्तन हुए बगैर जेनेटिक मटेरियल की मात्रा बढ़ जाती है। इस म्यूटेशन का एक उदाहरण है एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर पैलिस्टर-किलियन सिंड्रोम, जो क्रोमोसोम 12 में जेनेटिक मटेरियल के डुप्लीकेशन से उत्पन्न होता है। इस डिसऑर्डर में मस्तिष्क का विकास बाधित होता है और देखने और सुनने की क्षमता भी कम हो जाती है। इंसर्शन क्रोमोसोमल म्यूटेशन में किसी क्रोमोसोम में कुछ डीएनए सीक्वेंसेस जुड़ जाते हैं और कभी कभी तो डीएनए का एक लार्ज सीक्वेंस ही जुड़ जाता है। यह म्यूटेशन अगर क्रोमोसोम के उस हिस्से में हो जहां एमिनो एसिड्स बनाने के इंस्ट्रक्शंस लिखे हों, तब यह ज़्यादा घातक होता है। क्रोमोसोमल म्यूटेशन डिलीशन। डिलीशन क्रोमोसोमल म्यूटेशन में किसी क्रोमोसोम का एक हिस्सा टूटकर अलग हो जाता है। टूटा हिस्सा छोटा या बड़ा हो सकता है और टूटे हिस्से के आकार के आधार पर ही यह म्यूटेशन कम या ज़्यादा घातक साबित होता है। क्रोमोसोमल म्यूटेशन इन्वर्जन। इन्वर्जन क्रोमोसोमल म्यूटेशन में किसी क्रोमोसोम का एक हिस्सा टूटकर उल्टा होकर फिर उसी स्थान पर जुड़ जाता है।
क्रोमोसोम 12 के इन्वर्जन म्यूटेशन के कारण ही दुनिया के सबसे लंबे किशोर का रिकॉर्ड बना था। क्रोमोसोमल म्यूटेशन ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्रोमोसोमल म्यूटेशन में किसी क्रोमोसोम का एक हिस्सा टूटकर किसी और क्रोमोसोम से जुड़ जाता है। हम इन क्रोमोसोमल म्यूटेशंस के बारे में किसी और वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसी के साथ हम आ पहुँचे हैं इस वीडियो और इस सीरीज़ के आखिरी पड़ाव पर। इस सीरीज़ के वीडियोज़ में सीखे गए टॉपिक्स एंथ्रोपोलॉजी पेपर 1 के टॉपिक्स 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 और 9.8 को समझने के लिए आवश्यक हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आपके सुझावों का कमेंट्स बॉक्स में स्वागत है।